देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका एसएससी जीडी निकल जाए तो हमारी इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करिए। हमारी अब डेली सीरीज चलेगी रात 9 बजे। 1 घंटे आप हमारे साथ मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एमसीक्यू वाली सीरीज में लेकर आ रहा हूं और साथ ही साथ उसमें अगर देखा जाए तो कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मैं आपको प्रदान करूंगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों, यहां पर प्रश्न ये है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, 7वां और 9वां। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि आप लोगों को आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी प्रयास तो कीजिएगा ही। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है पहला। तो पहले संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। दोस्तों, 9वीं अनुसूची के बारे में यदि बात करते हैं तो संविधान के पहले संशोधन अधिनियम में। अब बात करते हैं अब बात ये कर लेते हैं दोस्तों कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में अगर देखा जाए तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। दूसरे अनुसूची में अगर देखा जाए तो दोस्तों वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूसरी अनुसूची में अगर देखा जाए तो वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति वगैरह के बारे में, इनके वेतन वगैरह के बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची अगर देखा जाए दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची को ध्यान रखिएगा जिसमें शपथ के बारे में बताया गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ प्रतिज्ञान के बारे में दोस्तों दिया गया है। सारे अनुसूची मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाली अनुसूचियां हैं उनको तो आपको याद रखना ही है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं अनुसूची के बारे में यदि हम देखते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा की बात की गई है। और केंद्र और राज्य के बीच में अगर देखा जाए तो शक्तियां किस प्रकार की बंटवारा की गई हैं, जैसे कि बात करते हैं संघ सूची की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं राज्य सूची की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं समवर्ती सूची की बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है दोस्तों। और इसमें 8वीं अनुसूची को भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है हमारे संविधान में। तो 8वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, इस बात को भी गौर करिएगा। और एक और अनुसूची याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो दल बदल अधिनियम के बारे में बताया गया है। तो 10वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो दल बदल अधिनियम के बारे में बताया गया है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, इस बात को गौर करिए। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको एक प्रश्न के बारे में हमने आपको बताया और 4 प्रश्न यहां से हमने आपका तैयार कर दिया। एक प्रश्न हमने आपसे सॉल्व करवाया और साथ ही साथ हमने आपका 4 प्रश्न बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, अगर आप इस तरह से डेली, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक यदि आप हमारे साथ लगे रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आपको करवाने वाला हूं। ये सारी क्लासेज आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही मिलेंगे, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या ना हो। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि संविधान सभा के उद्घाटन
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद है भीमराव अंबेडकर और सी राजगोपालाचारी। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं तो इनकी कहानी शुरू होती है यहाँ से। देखिए, जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है दोस्तों? तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और किस आधार पर चुना जाता है? तो जैसे कि फ्रांस का जब संविधान बन रहा था तो वहां पर वरिष्ठता के आधार पर क्या किया गया था? अध्यक्ष यानी चेयरमैन को चुना गया था। उसी तरह से भारत में भी क्या किया गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद की कहानी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 की बात याद रखिएगा। उसके 2 दिन बाद क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 आता है, और 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि हमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन मिल जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया जाता है? स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 9 दिसंबर को क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, और उसके बाद 11 दिसंबर को क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। इसके बाद क्या होता है? 2 दिन बाद एक और नया काम हो जाता है। 13 दिसंबर 1946 की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। और कहाँ लाया जाता है? संविधान सभा में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। और कहाँ लाया जाता है? संविधान सभा में लाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं, वहां पर लाया जाता है। और यही संविधान सभा में इसी को क्या किया जाता है? संविधान सभा में दोस्तों इसी को क्या किया जाता है? संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को क्या होता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया जाता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। और यही जो संविधान, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। और जब संविधान की प्रस्तावना बन जाती है दोस्तों तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बात ये की जाती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, दोस्तों अब पूरी कहानी अगर मैं पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा, तो संविधान की प्रस्तावना बन जाती है, यही उद्देश्य प्रस्ताव। और संविधान की प्रस्तावना में 3 बातें आप जरूर याद कर लीजिए मेरे साथ ही, बस इससे आपका जीवन यहीं पर सुधर जाएगा संविधान की प्रस्तावना से ही। देखिए संविधान की प्रस्तावना में क्या किया जाता है? SPA जोड़ा जाता है। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या किया जाता है? संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा जाता है। S का मतलब हो जाता है समाजवादी, और P का मतलब हो जाता है पंथ निरपेक्ष, और A का मतलब हो जाता है अखंडता शब्द। दोस्तों तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा जाता है। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, और जिसमें 3 शब्द जोड़ा जाता है SPA यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। संविधान क्या प्रस्तावना का प्रस्तावना क्या संविधान का पार्ट है क्या? एक मामला आता है, यहां पर एक प्रश्न बनता है दोस्तों 1960 में एक प्रश्न बनता है और सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है, और उस जो मामला होता है उस मामले का नेम होता है बेरूबाड़ी मामला। तो इस मामले का नेम होता है बेरूबाड़ी मामला, और बेरूबाड़ी मामला में पूछा जाता है किससे?
बेरूबाड़ी मामला में पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें ये बता दीजिए जो इस संविधान की प्रस्तावना है क्या संविधान का पार्ट है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरूबाड़ी मामले में कि ये जो संविधान की प्रस्तावना की आप बात कर रहे हैं इस संविधान का पार्ट नहीं है, यानी कि इस संविधान का भाग नहीं है। लेकिन दोस्तों यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, बात आगे भी बढ़ती है। और बात कब बढ़ती है आगे? 1973 में एक नई बात आ जाती है और केशवानंद भारती मामला आ जाता है। दोस्तों केशवानंद भारती मामला आ जाता है और केशवानंद भारती मामले में फिर से पूछ लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट महोदय से कि आप हमें ये बता दीजिए कि जो संविधान की प्रस्तावना है उस संविधान का पार्ट है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर जोड़ा ही क्यों गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम अपने फैसले को बदल रहे हैं, बेरूबाड़ी मामले को हम वापस ले रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ कह देता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है ना उस संविधान का ही भाग है, संविधान का एक अभिन्न अंग बन गया है, यानी कि अभिन्न अंग माना जाएगा दोस्तों। और इसी का लाभ उठाकर कांग्रेस सरकार क्या करती है उस समय 1976 में क्या कर देती है कि एक तरीके से 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से SPA जोड़ देती है। और SPA का मतलब हो जाता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया जाता है दोस्तों। और फिर एक और लास्ट मामला आ जाता है 1995 का। LIC ऑफ इंडिया द्वारा फिर से पूछ लिया जाता है कि अब की फिर से कंफर्म कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट महोदय कि जो संविधान की प्रस्तावना है क्या संविधान का भाग है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हमने आपको केशवानंद भारती मामला से ही बता दिया था कि एक तरीके से संविधान की जो प्रस्तावना उस संविधान के पार्ट है दोस्तों। और फिर क्या हो जाता है LIC ऑफ इंडिया में भी यही बातें कह दी जाती हैं, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बातें कह दी जाती हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है उस संविधान का पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको केवल एक क्वेश्चन बताया और उसके साथ आपने केवल एक क्वेश्चन का जवाब दिया और इसके साथ साथ हमने आपको कई क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अभी तो अगर मैं कहानी जोड़ूं तो बहुत जुड़ जाएगा, लेकिन फिर अगली कहानी नहीं चल पाएगी ना, तो फिर किसी दिन और इसी तरह से करते रहेंगे। यहाँ पर एक और बातें ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो होते हैं वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के जनक के रूप में अगर देखा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू कौन होते हैं? तो दोस्तों और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन होते हैं? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री। और दूसरी बात सी राजगोपालाचारी की बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले एक तरीके से क्या होते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय शायद माने जाते हैं। इनको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, स्वतंत्र भारत के वायसराय बनते हैं जहां तक ये बातें हैं। ठीक है, हाँ वायसराय बनते हैं स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी। बाकी इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विल बी राइट दोस्तों। यानी कि जो इस संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी की कहानी हमने आपको बता दिया, अब मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः प्रभाव। देखिए जब नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है तो फिर क्या प्रभाव होता है। एक तो पहला ऑप्शन कहता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन यानी कि सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंड हो जाते हैं। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन होता है और न्यायालयों की सभी प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति प्रतिबंधित हो जाती है। यहाँ भारी नहीं बल्कि जारी करने की जो रीट होती है प्रतिबंधित हो जाती है। जवाब दीजिएगा। इसका जवाब देने में सभी छात्र बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका जवाब क्या दिया जाए। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो फिर क्या होता है, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं वे सारे बिल्कुल जारी रहते हैं और फिर उनको छोड़कर बाकी सब क्या हो जाते हैं, निलंबन हो जाते हैं यानी कि सस्पेंड हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल को अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी।
और नेशनल इमरजेंसी को अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। और 352 क्या कहता है? जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो या करने वाला हो या हमारे देश के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया हो तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 356 भी आ जाता है, लेकिन अनुच्छेद 356 तब लागू किया जाता है जब कोई राज्य संविधान के अनुरूप काम ना कर रहा हो। जब कोई राज्य संविधान के अनुरूप काम ना कर रहा हो तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है राज्यों में। और अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है। कब? जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सबसे खराब हो जाती है, तब दोस्तों क्या किया जाता है? एक तरीके से 360 का यूज किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक प्रश्न का जवाब आपने दिया और हमने क्या किया? 4 प्रश्न का जवाब आप तक दे दिया। अब बताइए, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन क्या होता है कि समाप्त कर दी जाती है राष्ट्रीय आपातकाल के समय में, और निलंबित कर दी जाती है, वैसी ही बनी रहती है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, इसका जवाब हो सकता है आप ना दे पाए। संघीय प्रकृति का मतलब हो जाता है केंद्र और राज्य के जो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए शक्तियों को लेकर कैसी रहती है दोस्तों। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। देखिए, केंद्र और संघीय का मतलब हो जाता है फेडरल सिस्टम, जहां पर आप देखेंगे तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर आप देखेंगे तो राज्य सरकार होती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जहां पर राष्ट्रीय शब्द यूज कर दिया जाए ना, वहां पर 352 आप समझा करें। ठीक है, राष्ट्रीय शब्द जहां पर यूज कर दिया जाए वहां 352 आप समझा करें। और जब 352 का यूज कर दिया जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियां होती हैं, कह सकते हैं वैसे तो शक्तियां एकात्मक हो जाती हैं, लेकिन अगर प्रकृति अगर देखा जाए तो वैसे के वैसे ही बनी रहती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है दोस्तों? संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका जवाब देने में आप बिल्कुल भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में संविधान के भाग 21 में ये बातें बताई गई हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न अगला क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? तो संविधान के भाग 6, 7, 8, 9 दोस्तों। जवाब दीजिएगा। जवाब देने में बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। चलिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी क्लासों से वंचित हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आप सभी लोग क्या करें, जो हमारे पुराने छात्र हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें? प्रमोट करें। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे उतनी बेहतर क्लास और इतनी बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा के दूंगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 9 हो जाता है। भाग 9 में अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो 73वां संविधान संशोधन की बात की जाती है 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया कि एक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को भी गौर करिएगा।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या किया जाता है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू होती है, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू होती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, मतलब जो भारत का संविधान इतना बड़ा बना हुआ है उसके पीछे का मूल कारण क्या है, बताइएगा आप लोग। इसमें से अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं और इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगर आप अपने कॉमन सेंस पर भी देते हैं इसका जवाब तो भी आप इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा से ज़्यादा सोचेंगे तो फिर जवाब गलत हो जाएगा। ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, बस कम सोचकर इसको जवाब दे देना है। तो इसका जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान के इतना व्यापक होने का पीछे का मूल कारण यह है कि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के संविधान के बारे में अगर देखा जाए तो बताया गया है भारतीय संविधान में। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा, एक तरीके से इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देश की सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, देश की सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। और इसके न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, इसके न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष होता है। तो इनके न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 65 वर्ष होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 के थ्रू क्या करता है, संवैधानिक उपचारों के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है मूल अधिकार के संरक्षण में। जैसा कि 5 प्रकार की रिट्स कौन कौन सी हैं। पहली रिट्स की बात करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरी बात करते हैं तो प्रतिषेध है दोस्तों, तीसरी बात करते हैं तो उत्प्रेषण है, और चौथी बात करते हैं तो दोस्तों चौथी बात करते हैं तो सॉरी एक मिनट, पहली कौन सी है दोस्तों, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी बात करते हैं प्रतिषेध है, और चौथी की बात करते हैं तो परमादेश है। चौथी की बात करते हैं दोस्तों तो परमादेश है, इसको क्रम से नहीं है, बस आप ऐसे याद कर लीजिए, नेम परमादेश है। और पांचवी की बात करते हैं अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 32 के थ्रू अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी की बात करते हैं प्रतिषेध, तीसरी की बात करते हैं तो दोस्तों उत्प्रेषण, चौथी की बात करते हैं परमादेश, पांचवी की बात करते हैं अधिकार परीक्षा। पांचों प्रकार के रिट्स को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए राष्ट्रपति के बारे में अतिरिक्त जानकारी अगर आपको कुछ याद करना है तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं, तो संसद के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा कौन कौन लोग, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब संसद के निर्वाचित सदस्य का मतलब ये हो जाता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, इस बात को भी गौर करिएगा कि राज्यों के जो विधानसभा हैं जैसे कि हमारे पास 28 राज्य हैं, 28 राज्य के जो विधानसभा हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि वोट देते हैं। यहाँ पर इस बात को भी गौर करिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 8 हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में 8 में से अगर देखा जाए तो केवल 2 ऐसे राज्य हैं जिनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। वे कौन कौन से 2 राज्य हैं, एक तो राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं
और दूसरी की बात करते हैं पांडिचेरी की बात करते हैं। तो पांडिचेरी और दिल्ली की बात करते हैं जहां पर विधानसभा मौजूद है और यहीं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान करते हैं, तो संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरी बात याद रख लीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वोट देते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को क्या समय से पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, जब वे संविधान का वायलेंस करते हैं और तो फिर क्या होता है, उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कहां से होती है? संसद से होती है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा से दोस्तों। फिर अगर बात करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। पद और गोपनीयता 2 की शपथ दिलाते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल निश्चित होता है? नहीं होता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि वे नहीं है तो कोई सीनियर जज उन्हें क्या करता है, शपथ दिलाता है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा कि एक प्रश्न के जवाब में हमने 4 प्रश्न आपको बता दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो यहीं पर सारी कहानी, यानी कि समय ही पूरा खत्म हो जाए, लेकिन क्या है कि ज़्यादा नहीं बताना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको जितना याद हो जाए उतना ही मैं बताता हूँ, ठीक है? नहीं तो मुझे पता है कि आप भूल जाएंगे। नहीं तो मैं अभी राष्ट्रपति ही ना खत्म करता, पूरा राष्ट्रपति यहीं पर खत्म कर देता, प्रधानमंत्री यहीं पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहीं पर हो जाते सारे, ठीक है? तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो संविधान का जो अभिभावक है, गार्जियन है, वो है भारत का सुप्रीम कोर्ट है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का पहली बैठक कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बम्बई में, कलकत्ता में, लाहौर में, दिल्ली में। जवाब देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ। दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं सीएम अरविंद केजरीवाल हैं दोस्तों। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली अगर देखा जाए तो भारत की प्रशासनिक राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर यदि आप देखते हैं तो भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई है दोस्तों, ठीक है? यहीं पर है संसद भवन, दिल्ली में ही है। और यहीं पर अगर देखा जाए कुतुब मीनार भी है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और उसको कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आप कहें तो मैं इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, विज्ञान सब विषय के साथ जोड़ते चलूं, ठीक है? चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो संविधान के भाग 9 का में, संविधान के भाग 22 में और 4 का और 14 का। जवाब देने में बिल्कुल भी आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उन सभी छात्रों को हमने बड़ा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो समझ लें कि आज से उनकी क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं। अगर वे लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूं। बस लास्ट तक उन्हें रुकना होगा। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा भाग 9 का हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9 का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से बताइएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8, 10, 12 और 14 दोस्तों। तो इसका जवाब देने में बोल रहे होंगे सर चिंटू पिंटू क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, तुरंत आप बताइए। ऐसे प्रश्न का जवाब तो हम स्वयं दे देंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। और मूल अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। पहले 8 थी, अब 12 है। इस बात को गौर करिएगा।
चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 6, 8, 9 और 12। जवाब दीजिएगा। अब इसका जवाब देने में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर ये चिंटू पिंटू वाली बात अभी आप कर दिए, अब इसको तो हम तुरंत जवाब दे देंगे। बिल्कुल आप दे देंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि 8 अनुसूची थी पहले और अब 12 है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दूसरा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये वही प्रश्न है, दोबारा आ गया गलती से। तो देखिए ये रहे 14 से 15 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिया। अब आइए मिलते हैं इसी के साथ अगले क्लास में। कहीं जाइए नहीं, इसके बाद दूसरी क्लास भी देखिए। एसएससी जीडी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे इसमें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले क्लास में। इस क्लास को देखते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बस 2-4 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी दूसरी क्लास भी। थैंक यू।